नमस्कार साथियों, सीईसी ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम निबंधों की सीरीज़ पर बात कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमने राहुल सांकृत्यायन पर बात की, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर, और आज हम बात करेंगे पंडित विद्यानिवास मिश्र। पंडित विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार के रूप में जाने माने एक हस्ताक्षर है। पंडित विद्यानिवास मिश्र का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय, उनकी साहित्यिक रचनाओं के विषय में और उनके साहित्यिक अवदान के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं उनके जीवन के बारे में। उनका जन्म 28 जनवरी 1926 में हुआ। कुछ विद्वान 1925 मानते हैं और कुछ विद्वान 1926 मानते हैं, तो आपको मित्रों दोनों ही रूप मिलेंगे। और इनका जन्म स्थान की जब बात करते हैं तो वे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला के अंतर्गत पकड़डीहा गांव में उनका जन्म हुआ। इनके पिता श्री प्रसिद्ध नारायण मिश्र थे और इनकी माता श्रीमती गौरी देवी थी। इनके कार्यिक शिक्षा की बात करें तो इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा तो अपने घर में और अपने पड़ोस के गांव में ही प्राप्त की थी, और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए फिर ये गोरखपुर चले गए थे। उसके पश्चात इन्होंने एमए संस्कृत प्रयाग विश्वविद्यालय से किया और फिर डीलिट पाणिनि के ऊपर गोरखपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। इनकी कार्यक्षेत्र की बात करें तो इन्होंने अपनी नौकरी का जो प्रारंभ था वो सूचना विभाग उत्तर लखनऊ से प्रारंभ किया। कुछ समय वहाँ पर रहे, पर वहाँ उनका अधिक मन नहीं लगा क्योंकि उनकी रुचि अध्यापन में थी, तो वे वहाँ से आगरा विश्वविद्यालय में आ गए। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी विद्यापीठ आगरा में उन्होंने कुछ वर्ष अध्यापन किया। फिर कुछ वर्ष गोरखपुर विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। इसके अतिरिक्त कैलिफोर्निया में, वाशिंगटन में भी इन्होंने जाकर के संस्कृत साहित्य और भाषा विज्ञान पर अध्यापन का कार्य किया। और काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय, यहाँ पर ये कुलपति के रूप में भी रहे। और अवकाश प्राप्ति के पश्चात ये नव भारत टाइम्स के संपादक के रूप में भी इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। मासिक पत्रिका, एक साहित्यिक मासिक पत्रिका, उत्कृष्ट पत्रिका है साहित्य अमृत, आप उसके भी प्रमुख संपादक रहे। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे और एक दुर्घटना में, कार दुर्घटना में आपकी 14 फरवरी 2005 को मृत्यु हो गई। और इस तरह से हिंदी साहित्य जगत में एक अपूरणीय क्षति हुई। और अब हम बात करें आपको जो पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए। आप आजीवन हिंदी साहित्य जगत में, हिंदी की सेवा में, हिंदी के प्रचार प्रसार में ही रत रहे। और आपकी एक प्रसिद्ध रचना थी महाभारत का काव्यार्थ, और इस पर आपको 1987 में भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और 1988 में पद्मश्री सम्मान से आप सम्मानित किए गए। 1996 में उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी का विश्व भारती सम्मान, जो सर्वोत्कृष्ट सम्मान माना जाता है, उस सम्मान से आपको सम्मानित किया गया। 1997 में आप भारत भारती सम्मान से सम्मानित किए गए। 1998 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान दिया गया और 2001 में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। तो आपके साहित्यिक योगदान को देखते हुए, आपके साहित्यिक अवदान को देखते हुए विभिन्न अकादमियों द्वारा, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा आपको समय समय पर पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। अब हम मित्रों बात करते हैं उनकी रचनाओं के बारे में कि उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। उन्होंने कविता संग्रह की भी रचना की, कहानियों की रचना भी की, आलोचनात्मक ग्रंथों की भी रचना की, और निबंध के तो वे
अग्रगण्य माने जाते हैं और विशेष रूप से ललित निबंधकार के रूप में इनकी अपनी एक विशेष पहचान रही है। तो काव्य संग्रह इनका पानी की पुकार प्रसिद्ध रहा। और जो वाचिक परंपरा में कविताएं थी, अवधी की, भोजपुरी की, जो लोकमुख में प्रचलित थी, उन लोकमुख में प्रचलित कविताओं का संग्रह करने का एक बड़ा ही अभूतपूर्व कार्य आपने किया। तो वाचिक कविता अवधी और वाचिक कविता भोजपुरी नाम से आपने उन लोकगीतों को, लोक कविताओं को संग्रहित किया, जो एक मौखिक परंपरा में विद्यमान थी और उनको एक जीवंतता प्रदान करने में, एक स्थायित्व प्रदान करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। आपका कहानी संग्रह था भ्रमरानंद का पचड़ा। आप अपने आप को भ्रमरानंद कहते थे और इस छद्म नाम से आप रचनाएं भी करते थे। और आप राहुल सांकृत्यायन के संपर्क में आए और उनसे प्रभावित भी हुए। उनकी यायावरी वृत्ति से प्रभावित होकर के आपने भी अनेक यात्राएं की और उनके साथ मिलकर के आपने एक कोश की रचना की, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म। और आपने अनेक शोधपरक आलोचनात्मक ग्रंथों की भी रचना की। और आपके ये जो शोधपरक आलोचनापरक ग्रंथ थे, यह बड़ी तटस्थ दृष्टि से, एक तार्किक ढंग से, प्रामाणिक रूप में विवेचन विश्लेषण करते हुए उनकी रचना की गई है। इनमें है पाणिनि की अनुशीलन पद्धति, भारतेंदु मुकुट, कितने मोर्चे, महाभारत का काव्यार्थ, हिंदी साहित्य का पुनरावलोकन, भारतीय संस्कृति के आधार, भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका। इसके अतिरिक्त आप अनेक साहित्यकारों के, अपने समकालीन साहित्यकारों के संपर्क में आए और उनके साथ जो आपकी बातचीत हुई, उनके विचारों को जिस रूप में आपने जाना या जिन साहित्यिक रचनाओं को आपने पढ़ा, उनके ऊपर भी आपने अनेक रचनाएं लिखी। जैसे तुलसीदास भक्ति प्रबंध का नया उत्कर्ष, आज के हिंदी कवि अज्ञेय का काव्य स्तबक, कबीर वचनामृत, देव की दीपशिखा, तुलसी मंजरी, आलम ग्रंथावली, रहीम रचनावली, रसखान ग्रंथावली, ये आपकी साहित्यिक कृतियों पर और साहित्यकारों को ध्यान में रख करके लिखी गई रचनाएं हैं। मूल रूप से आपकी पहचान ललित निबंधकार के रूप में हुई है। आप पंडित विद्यानिवास मिश्र जी से पूर्व यद्यपि ललित निबंधों के लेखन की एक परंपरा प्रारंभ हो गई थी। हम भारतेंदु युग में देखते हैं, भारतेंदु काल से ये निबंधों की परंपरा मिलती है। स्वयं भारतेंदु ने ललित निबंधों की रचना की, प्रताप नारायण मिश्र ने रचना की, अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हम देखते हैं। परंतु आचार्य शुक्ल ने आकर के जब एक विचारात्मक निबंधों की परंपरा प्रारंभ की, तो उसी समय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधों की परंपरा लेकर के उसका सूत्रपात करते हैं और उनसे प्रभावित और उनसे प्रेरित होकर पंडित विद्यानिवास मिश्र भी ललित निबंध लेखन की परंपरा में जुड़ते हैं। और इस परंपरा में इनके बाद कुबेर राय का नाम भी आता है, विवेकी राय का नाम भी आता है। तो ललित निबंध में निबंध त्रयी के नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मिश्र जी और कुबेरनाथ राय, ये तीन माने जाते हैं, तीन ललित निबंध त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने जो ललित निबंधों की रचना की, वे ललित निबंध संग्रह, कई निबंधों का संग्रह एक साथ है। और ये ललित निबंधों को ललित शब्द प्रयोग नहीं करते, ये व्यक्ति व्यंजक शब्द का प्रयोग करते हैं कि वे ललित निबंध न होकर व्यक्ति व्यंजक निबंध है।
और इनका सबसे पहला निबंध संग्रह है चितवन की छा। यह निबंध संग्रह 1953 में प्रकाशित हुआ था और इसमें कुल 18 निबंधों का संकलन है। इसके पश्चात इनका निबंध संग्रह है कदम्ब की फूली डाल, 1956 में प्रकाशित हुआ। 22 निबंध इसमें संकलित हैं। फिर है तुम चंदन हम पानी, 1957 में ये निबंध प्रकाशित हुआ और इसमें 24 निबंधों का संग्रह है और ये भारतीय संस्कृति मूल्यों पर आधारित, भारतीय संस्कृति के प्रतीकों, भारतीय संस्कृति के प्रतीक चिन्हों उनका प्रयोग करते हैं। भारतीय संस्कृति के मांगलिक चिन्ह जैसे दही है, दूध है, हल्दी है, दूब है, तो इनको आधार बना करके भी इन्होंने निबंधों की रचना की। आंगन का पक्षी और बंजारा मन, ये 2 भागों में इनका निबंध संग्रह है। 1963 में प्रकाशित हुआ और इसके पहले भाग में 11 निबंध है और दूसरे भाग में 9 निबंध है। इसके अतिरिक्त एक और इनका निबंध संग्रह था मैंने सिल पहुंचाई। ये 1966 में रचित है और 19 निबंधों का संग्रह है। इस निबंध संग्रह में इन्होंने प्रकृति संबंधी निबंधों का संग्रह किया। कुछ इनके निबंध इसमें राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। समसामयिक समस्याओं पर आधारित निबंध भी हैं। कुछ संस्मरणात्मक तथा पत्र शैली में लिखे गए भी निबंध हैं। वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, 1972 में इनका ये निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ जिसमें 22 निबंधों का संकलन किया गया है। इसमें समसामयिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं पर निबंध लिखे गए। इन्होंने आलोचनात्मक निबंध लिखा मेघदूत का संदेश। एक इनका बड़ा प्रसिद्ध निबंध संग्रह रहा मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, 1974 में ये प्रकाशित हुआ। इस निबंध संग्रह का मुख्य निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्यार्थियों आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और इस निबंध की समीक्षा भी हम अगली वीडियो में करेंगे। और इस निबंध संग्रह में 17 निबंधों का संकलन है। इसमें लोक संस्कृति और लोक भाषा पर आधारित निबंध है। कटीले तारों के आर पार, 1976 में प्रकाशित हुआ। ये निबंध संग्रह भी सांस्कृतिक वातावरण पर आधारित है। अपनी संस्कृति को आधार बनाकर, सांस्कृतिक परिवेश को आधार बनाकर अपनी संस्कृति के प्रति आस्था प्रकट करते हुए उस पर निबंध लिखे गए हैं। इसमें बुद्धिजीवियों को भी विषय बनाया गया है। एक और इनका निबंध संग्रह ललित निबंधों की कोटि में ही आता है, कौन तू फुलवा बीनने हारी, 1980 में इसका प्रकाशन हुआ। इस निबंध संग्रह में जो इनके निबंध संकलित हैं वे आस्थावादी दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय सभ्यता और संस्कृति को केंद्र में रखकर रचे गए हैं। अधिकांश क्योंकि ये मिश्र जी संस्कृति के उन्नायक रहे हैं। हमारी जो प्राचीन संस्कृति है जो हमें विरासत के रूप में प्राप्त हुई है और जिस तरह से आधुनिकता के दौर में आकर हम पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण करते हुए अपनी जड़ों से कटते चले जा रहे हैं, तो ये कहीं उनको अपने भीतर कचोटती है और इसलिए जब ये भावों के उद्वेलन से युक्त हो जाते हैं तो अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को आधार बना करके और उसको समसामयिक विषयों से जोड़ते हुए प्रस्तुत करते हैं अपने निबंधों के माध्यम से। एक और इनका निबंध संग्रह था तमाल के झरोखे से। ये 1981 में प्रकाशित हुआ और इसमें 15 निबंधों का संग्रह है। गांव का मन, ये निबंध संग्रह 1985 में प्रकाशित हुआ। 15 निबंधों का इसमें संग्रह है। मिश्र जी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए, ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए,
गांव से प्रेम करने वाले कवि लेखक थे। ग्राम्य संस्कृति एवं ग्राम्य जीवन पर आधारित निबंधों का संकलन है इसमें। गांव की दैनिक चर्या, किसान, खेत, गांव की कलाएं, खान पान, पर्व, उत्सव, इन सब का उल्लेख, उन सब का वर्णन इन निबंधों में मिलता है। ये तो बात की मित्रों हमने मिश्र जी द्वारा रचित ललित निबंधों की। इनके अतिरिक्त इन्होंने अनेक वर्णनात्मक निबंधों की भी रचना की। जैसा कि पहले अभी मैंने बात की थी कि वे राहुल सांकृत्यायन के सानिध्य में जब आए, उनसे प्रभावित हुए, तो इन्होंने भी अनेक स्थलों की यात्राएं की और उन यात्राओं का वर्णन इन्होंने अपने यात्रा संबंधी निबंध, इनका है यात्राओं की यात्रा, ये निबंध संग्रह है जिसमें 29 निबंधों का संग्रह है। विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्राएं की। उन धार्मिक स्थलों का क्या ऐतिहासिक महत्व था, उनका क्या भौगोलिक स्थिति है और उन धार्मिक स्थलों के महत्व को लेकर वहाँ के तीर्थ स्थलों की महात्म्य और वहाँ के पर्व, वहाँ के रीति रिवाज, उन सब का वर्णन बड़े विस्तार से वे इन निबंधों में और बड़ी गहन सूक्ष्म दृष्टि रखते हुए प्रकृति से जोड़ करके वर्णन करते हैं। इनके कुछ प्रसिद्ध यात्रा वर्णन संबंधी निबंध हैं मुकुट मेखला, विंध्य की धरती का वरदान, बेतवा के तीर पर यात्रा संबंधी इनके मुख्य निबंध रहे। इन्होंने संस्मरण विधा को अलग से नहीं लिया, पर इन्होंने संस्मरणात्मक निबंध लिखे। जो साहित्य की गद्य विधाओं में एक संस्मरण साहित्य विधा आती है, उस विधा में तो हम इनको नहीं रख सकते, रखते तो हम इनको निबंधों की कोटि में है, पर ये कहलाते हैं संस्मरणात्मक निबंध। जिन साहित्यकारों से या जिन विशिष्ट व्यक्तियों से इनका परिचय हुआ, इनसे मिले और उनकी स्मृतियाँ, उनके विचारों को, उनसे जुड़ी हुई यादों को आधार बनाकर इन्होंने कुछ संस्मरणात्मक निबंधों की भी रचना की। सपने कहाँ गए, चिड़िया रैन बसेरा, ये इनका एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक निबंध संग्रह है जो 2002 में प्रकाशित हुआ। इसमें 15 निबंध हैं और अधिकांशतः निबंध संस्मरणात्मक ही है। जिन जिन महापुरुषों की संसर्ग में मिश्र जी आए, उन सब पर चर्चा वे इन निबंधों में करते हैं। ये तो मित्रों अभी हमने बात की मिश्र जी की साहित्यिक रचनाओं के विषय में कि उनकी कौन कौन सी साहित्यिक रचनाएं रही। तो मिश्र जी का साहित्यिक अवदान क्या रहा, साहित्य के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा, अब हम इस पर बात करते हैं। मिश्र जी निबंधकार, आलोचक, कोशकार, कथाकार, संपादक के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं। जैसे अभी हमने निबंधों की बात की, उनकी रचनाएं, कितने सारे निबंध संग्रहों की बात की, आलोचना ग्रंथों की उन्होंने रचना की और बड़ी तटस्थ दृष्टि से, निष्पक्ष रूप में, शोधपरक दृष्टि अपनाते हुए, चाहे वो साहित्य के ऊपर लिखे या साहित्यिक रचनाओं के ऊपर उन्होंने रचना की, पर तटस्थ दृष्टि रखते हुए। और कोश, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म, ये तो इनका प्रसिद्ध कोश रहा, और कहानी संग्रह भी इन्होंने लिखा और नवभारत टाइम्स का संपादन किया, साहित्य अमृत पत्रिका का संपादन किया, तो संपादक के रूप में भी इनको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। और हिंदी के विकास, प्रचार प्रसार में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। हिंदी के में इतनी रचनाएं लिखी, ये तो उनका योगदान था ही, जिसकी हम बात कर रहे थे। इसके अलावा ये सूरीनाम गए, मॉरिशियस गए, विश्व हिंदी सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया और वहाँ हिंदी के विकास पर बात की। हिंदी की चर्चा वे लोक भाषाओं से जोड़ कर करते हैं। वे कहते हैं लोक भाषाएं जब हिंदी के साथ जुड़ जाएंगी, जब ये दोनों एक दूसरे में समाहित हो जाएंगी,
तभी हिंदी का विकास संभव है। और हिंदी को लेकर के, हिंदी की स्थिति को लेकर इन्होंने अनेक निबंधों की भी रचना की। हिंदी का विभाजन, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी और हम, और जय अंग्रेजी रानी करके अंग्रेजी के ऊपर व्यंग्य करते हुए कि किस प्रकार अंग्रेजी आज समाज में अधिक हावी हो रही है और हमारी राष्ट्रभाषा होते हुए भी हिंदी की स्थिति किस तरह से पिछड़ रही है। तो हिंदी के प्रति इनकी चिंता सदैव रही है और उसके विकास में, उसके प्रचार प्रसार में इनका उल्लेखनीय योगदान भी रहा। भारतीय संस्कृति तथा विश्व मानव की संवेदना के पोषक रहे हैं और अपनी बोली और संस्कृति के प्रति भी आग्रही रहे हैं। इनके निबंधों में अनेक आंचलिक शब्द मिलते हैं, भोजपुरी के, अवधी के शब्द मिलते हैं, अपनी बोली से जुड़े हुए हैं और वे कहते हैं कि बोलियों में ही जीवंतता है, महाप्राणत्व है और ये हमारी आधार है और हमारी संस्कृति की पहचान है। तो इसलिए बोलियों के विकास में, बोलियों को आगे बढ़ाने में इनका योगदान रहा। इसीलिए इन्होंने वाचिक अवधी कविता का संकलन किया, वाचिक भोजपुरी कविता का संकलन किया, जो मौखिक परंपरा में समाज में तो रची बसी हुई है पर साहित्य जगत में उनको पहचान नहीं मिल पाई और मौखिक होने के कारण वो चिरंतन नहीं रह सकती। कुछ समय के पश्चात वे समाप्त हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी, तो वो चिरस्थायी बनी रहें। तो उनका इन्होंने संग्रह किया और साहित्य में इन बोलियों को भी पहचान दी। ग्राम्य संस्कृति, लोक संस्कृति, लोक भाषा और लोक गीतों के उन्नायक रहे हैं। ग्राम्य संस्कृति के आपके जो निबंध रहे उनमें ग्राम का पूरा एक जीवंत परिवेश चित्रित हो जाता है। वे स्वयं कहते हैं, मैं गांव में पला बड़ा हूँ, मेरे व्यक्तित्व निर्माण में लोक कथाओं, लोक तत्वों, लोक गीतों का योगदान रहा है। तो और वे अपने निबंधों में इन लोक गीतों को, इन लोक तत्वों को, लोक कथाओं को प्रयोग भी करते हैं और उन मिथकों के माध्यम से अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को आधुनिकता के साथ एक जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। ललित निबंध परंपरा के तो आप उन्नायक रहे ही हैं, क्योंकि जितने ललित निबंधों की रचना इन्होंने की है उतनी शायद ही किसी अन्य निबंधकार ने की हो और इनसे प्रभावित होकर के ही परवर्ती निबंधकार ललित निबंध लेखन की ओर प्रेरित हुए। और भाव निबंध भी इन्होंने विभिन्न प्रकार के लिखे हैं, भावात्मक, समीक्षात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक, कथात्मक, संस्मरणात्मक आदि विविध प्रकार के निबंध लेखन से आपने हिंदी साहित्य की वृद्धि में, उसकी समृद्धि में बहुत योगदान दिया। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने पंडित विद्यानिवास मिश्र के साहित्यिक अवदान, उनकी रचनाओं के विषय में चर्चा की। धन्यवाद।